आई थिंक हमने कोवलेंट बॉन्ड सीख रहे थे और हमने ये सीख लिया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है। यस मैम। ठीक है, आगे चलिए। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। तो बेसिकली हमें आज सीखना क्या है कि भाई देर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास डबल सॉल्ट और एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और जब हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की, इसमें क्या होता है ध्यान से। डबल सॉल्ट में हमारे पास ऑल सिंपल आयंस आर देयर, ठीक है। डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है, ऑल सिंपल आयंस आर प्रेजेंट। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि वी हैव बोथ सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साइंस के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स साइंस के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा। लेकिन डबल शॉर्ट पे आपको सिंपल लाइंस देखने को मिलेगी। सही बात है। सो पॉइंट क्या है, दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन वन, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन वन। इसमें क्या होता है कि ऑल द आयंस शो देयर प्रॉपर्टीज, or rather I would say all the ions will retain their properties. All the ions will retain their properties, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, ions when they form complex ion, when they form complex ions, they lose their identity, they lose their identity and acquire a completely न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स साइंस में क्या होता है, कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन डबल सॉल्ट्स के अंदर कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होती। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, ठीक है। तो जब भी हम डबल सॉल्ट्स की बात करेंगे, डबल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि भाई जब भी मैं बोल रही हूँ MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2, इसका सीन क्या है मुझे बताइए। कि मैम जब MgCl2 एक सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है और H2 एक सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट कैसे बनता है आप समझो। कि एक बीकर लिया मैंने और इस बीकर के अंदर ही हमने क्या कर दिया है, इस बीकर के अंदर ही हमने क्या कर दिया है, इसी के अंदर ही हमने MgCl2 डाल दिया है, इसी के अंदर ही हमने एक सॉल्ट KCl डाल दिया और वाटर ले लिया। आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या किया, हमने MgCl2 ले लिया और हमने KCl ले लिया सारा, और हमने इनको बच्चे मिक्स कर दिया। जब हमने इन्हें मिक्स कर दिया तो होगा क्या कि इस एरिया के अंदर हमारे पास MgCl2 बन जाएगा और हमारे पास KCl बन जाएगा, है ना। और मैं इनको इतना मिक्स करती गई, इतना मिक्स करती गई कि ये पूरा सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। मतलब कि अगर बीकर था और ये रेड वाले हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल से, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पे MgCl2 आ गया, मान लीजिए ये हरा वाला MgCl2 है, और कहीं ना कहीं पर हमारे पास ये ऑरेंज वाला या कहीं ना कहीं पे ये पिंक वाला हमारे पास KCl। तो मैं इनको इतना मिक्स करा, इतना मिक्स करा, इतना मिक्स करा, हरा और पिंक करके इतना मिक्स कर दिया दैट एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट कि जब हमने इनको मिक्स कर दिया व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट कि मैम हमारे पास ये सोल्यूशन सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने का मतलब ये है कि इनके स्पीशीज के बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस लेफ्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ठीक है। यस मैम। अगर जरा सी भी जगह नहीं बची, इसका क्या मतलब है, अगर जरा सी भी जगह नहीं बची इसका मतलब देखिए कि मैम ये सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, दैट इज देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस बची हुई नहीं है, और अगर कोई भी स्पेस बची हुई नहीं है पानी के मॉलिक्यूल में, तो अब अगर मैं इसमें एक थ्रेड डालूंगी और मैं इस सोल्यूशन को कूल करूंगी, कूल, तो क्या होगा, ये जो पानी के पार्टिकल्स है ये पास आ जाएंगे। और जब पानी के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, जब पानी के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
कि इनके बीच की जगह कम होगी, क्योंकि कूल करने पे पानी के बीच की स्पेसेस कम होती है, और जो चीनी है वो इस धागे के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इस क्रिस्टल के ऊपर, ये जो क्रिस्टल बन रहा है, इस क्रिस्टल के ऊपर KCl भी चिपक जाएगा और MgCl2 भी चिपक जाएगा, और वो क्रिस्टल के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी के मॉलिक्यूल भी रह जाएंगे। तो हम इसको बोलते हैं कि मैम ये बन गया मेरे पास MgCl2.KCl.6H2O। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो जब भी हम MgCl2.KCl.6H2 की बात करेंगे तो हमारे पास सिनेरियो क्या है बताइए? That we will have MgCl2.KCl.6H2O, and hence what do you think we are going to have? We are going to have this crystal of MgCl2 KCl और 6H2। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो इसका मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एक तरीके से हम दो प्रकार की सॉल्ट को जबरदस्ती एक ही क्रिस्टल का पार्ट बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो तुम ये सोचो कि अगर इस क्रिस्टल को उठा के मैं पानी में डाल दूंगी, तो क्या फिर से MgCl2 अलग घुल जाएगा और KCl अलग घुल जाएगा? और मुझे ये पता है कि KCl कैसे है, K प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूटता है। बोलो है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो? यस मैम। यस और मैम। MgCl2 कैसे टूटेगा? Mg+2 और दो Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास MgCl2 है और जब मेरे पास KCl है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि मैम whenever we have this kind of scenario, if KCl है पास MgCl2 है, तो डबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखा Al2SO4 होल थ्राइस डॉट डॉट K2SO4 डॉट 24H2। तो इसका क्या मतलब चला? इसका सिंपल मतलब ये है कि व्हेन आई ब्रेक डाउन Al2SO4 होल थ्राइस, इसका मतलब है कि Al में 2 जो आया वो सल्फेट की वैलेंसी थी, और जो 3 आया वो किसकी वैलेंसी थी? Al+3 की वैलेंसी थी। ये जो 2 आया वो किसकी वैलेंसी थी? SO4-2 की वैलेंसी थी। और जब यहाँ कुछ नहीं आया तो वो किसकी वैलेंसी थी? K+1 की वैलेंसी थी। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बताइए? 24H2O। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ कि मेरे पास क्या है, Al+3 है, मेरे पास K+ है, मेरे पास SO4-2 है, मेरे पास SO4-2 है, और मेरे पास 24H2O है। तो आप ही समझो कि पानी में डालने पर पानी क्या करेगा, आप लॉजिक समझो। मैंने बोला NaCl, क्या हमें ये पता है कि Na के पास एटॉमिक नंबर 11 है और कॉन्फ़िगरेशन 281 है? क्योंकि Na का एटॉमिक नंबर 11 मतलब Na के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, और 11 प्रोटॉन बराबर 11 इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 11 प्रोटॉन बराबर 11 इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक बात है? ये बात समझ आती है? सोडियम के अंदर क्या सीन होता है? सोडियम इज अ मेटल, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 14, 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 11 प्रोटॉन्स है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो एटम में न्यूक्लियस में तो रहते हैं 11 प्रोटॉन, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं के शेल में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एल शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन रहता है एन शेल में। ये बात पता है ना आपको? और सोडियम विल इवेंचुअली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। और आप मुझे बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका मतलब है कि 17 प्रोटॉन्स will be equals to 17 electrons. As a result, the configuration here will be 287. Am I right or not sure? Am I right or not? यस मैम। तो सोडियम 281 है, तो सोडियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या होगा मुझे बताइए? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सही बात है? तो व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? जस्ट टेल मी कि सोडियम विल लूज 1 एंड क्लोरीन विल देयरबाय गेन 1। तो सोडियम पे आएगा +1 का चार्ज और क्लोरीन पे आएगा -1 का चार्ज। सॉरी को मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब आप सोचो, अब Na और Na पॉजिटिव है तो कैटायन बन गया, Cl नेगेटिव है तो एनायन बन गया। तो क्या कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है कि नहीं आती? बताइए। वी विल हैव Na+ एंड वी विल हैव Cl-, और उनके बीच में आ जाएगी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आई? और अब आप सोचो, अगर इस सॉल्ट को मैं पानी में डाल दूं, अगर NaCl को मैं पानी में डाल दूं, तो आप मुझे समझो क्या कि पानी में O पे नेगेटिव चार्ज है और H पे पॉजिटिव चार्ज है।
ये हमेशा स्ट्रक्चर याद रखना है। पानी में कैसा चार्ज है, पानी में O पे नेगेटिव चार्ज है और H पे पॉजिटिव चार्ज है। पानी कैसा होता है याद रखना, वाटर बाय नेचर इज पोलर। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग पोलर सौर्या? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग पोलर? पोलर का मतलब कि मैम इस पे चार्जेस है, ठीक है। केमिस्ट्री में चार्जेस आर कॉल्ड एज पोल्स, Polar. है ना। तो पानी का Yes. कैसा पोल है, नेगेटिव पोल है ना। और पानी का ये कैसा पोल है, पॉजिटिव पोल। बोलो मैम। तो Yes, इसका ma'am. मतलब क्या है, दिस इज अ नेगेटिव पोल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव पोल। अब मेरे को बताओ क्या चीज होगी कि वी आर गोइंग टू हैव वाटर, तो वाटर का ओ नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, वो अपने आप को Na प्लस की तरफ अरेंज करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। और Hmm. पानी का जो H प्लस है वो क्या करेगा, पानी का जो H प्लस है वो क्या करेगा बताइए। वो Cl नेगेटिव की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। पानी का जो H प्लस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। Hmm. तो एज अ रिजल्ट व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन, जस्ट टेल कि मैम हमारे पास O नेगेटिव आ गया, Cl नेगेटिव आ गया, और जब पानी इसको पकड़ के खींचेगा, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन कि मैम ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पर टूट जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? So the Yes, ma'am. concept here is what? The concept here is what? कि मैम जब भी हमारे पास क्या होगा बताइए, जब भी हमारे पास कोई भी एटम कैटायन और आयन बना हुआ है और वो आपस में जुड़े हुए हैं, जब भी हमारे पास एक कैटायन और आयन जुड़े हुए हैं आपस में, व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, जस्ट टेल मी, बताइए वो कैसे जुड़े हुए हैं? बताइए कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूट जाएगा, बोलो मैम। Yes, और ma'am. जब ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूट जाएगा तो Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पहली Yes, चीज ma'am. हमने यहाँ से क्या सीखी कि जब भी हम वाटर के अंदर, ठीक है, एनी सॉल्ट इज एडेड, इफ एनी सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, तो क्या होगा मुझे बताइए कि वाटर में कोई सॉल्ट ऐड करने से व्हाट डू थिंक इज गोना हैपन, जस्ट द वाटर ब्रेक्स द सॉल्ट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। ये बात समझ आती है कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। सो द वाटर विल ब्रेक द सॉल्ट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, दैट इज पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट कंसेप्ट क्लियर है तो बताइए। Yes, बात समझ, ma'am. Na प्लस अलग। अब आप सोच के देखो, मैंने एक सॉल्ट लिखा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि मैम हमारे पास अगर K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O अगर है, इसका मतलब कि K प्लस अलग और SO4 माइनस 2 अलग, Al+3 अलग और SO4 माइनस 2 अलग। तो पानी इस सॉल्ट को भी अलग कर देगा, पानी इस सॉल्ट को भी अलग कर देगा, क्योंकि ये सॉल्ट हमने जबरदस्ती मिक्स कर लिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने ये सॉल्ट जबरदस्ती मिक्स करे हुए थे और हमने इनको थ्रेड पे चिपका के जबरदस्ती क्रिस्टल बना दिया। बोलो मैं, इज दिस पार्ट क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस सिस्टम? बात समझ No, में आ ma'am. रही है? बताइए। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा बताइए कि हमारे पास ये कैसा सॉल्ट था, ये डबल सॉल्ट था। देखो कहने के लिए डबल सॉल्ट है, आप इसके अंदर डॉट लगा लगा के, जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो CaOH होल ट्वाइस डॉट CaF2 डॉट CaCO3। तीन सॉल्ट्स मैंने जबरदस्ती पाउडर बनाए, पानी में उनका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उनको मैंने हीट कर दिया। बात समझ में? तो जब Yes, उनको ma'am. मैंने हीट कर दिया तो उससे होगा क्या मुझे बताइए। जब उनको मैंने हीट कर दिया तो उससे होगा क्या बताइए। That whenever I heat them and I make a solution, जबरदस्ती वो सोल्यूशन सुपर सैचुरेट करना, हीट कर करके घोलती गई चीनी उसमें, नमक घोलती गई अलग अलग प्रकार के, और उसको मैं क्या करूंगी, अगर मैं उसको हीट कर गई, है ना, तो एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन?
कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, COH होल ट्वाइस है, CaF2 है, CaCO3 है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट आ जाएंगे। और जब पानी में डालूंगी तो अब COH होल ट्वाइस अपना नेचर दिखाएगा, CaF2 अपना नेचर दिखाएगा, CaCO3 अपना नेचर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये सॉल्ट था ये तो जबरदस्ती घोल के क्रिस्टल बनाए थे, ये खुद से क्रिस्टल बनाना थोड़ी चाहते थे। तो जैसे ही इनको वापस पानी में डाला तो पानी इसको अलग करेगा, इसको अलग करेगा, और फिर इसके कैटायंस और एनायंस को भी अलग कर देगा। तो मुझे कौन कौन से कैटायंस मिलेंगे? पॉजिटिव आयंस के नाम पे K+ और Al+C मिल जाएगा, और नेगेटिव आयंस के नाम पे मुझे SO4-2 मिल जाएगा। बोलो है ना? और पानी कौन से आयंस में टूटता है? पानी टूटता है H+ और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है डबल सॉल्ट। लेकिन अब आप देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। तो डबल सॉल्ट में समझ आया कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को पानी में मिला के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के फिर उस सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा जब करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से डबल सॉल्ट बनते हैं। डबल सॉल्ट जब हमारे पास बन जाएंगे तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? जब डबल सॉल्ट हमारे पास बनेगा, इस डबल सॉल्ट का मतलब क्या है बताइए? इस डबल सॉल्ट का मतलब क्या है? कि जब भी हमारे पास ये डबल सॉल्ट बन जाएगा, so then what do you think is going to happen? The water will break down the double salt into its respective ions, and those ions will retain its own properties. Are you understanding? Those ions will retain its individual properties. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो Yes, बताइए। sir. ठीक है, सो दिस इज वन पार्ट। अब लॉजिकली समझो क्या। ठीक है, अब आप ये देखो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कैसे होता है? पहली बात तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। वन सेकेंड, अब देखो, अब देखो। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जैसे मान लो मुझे कोई कंपाउंड बनाना है K4FeCN6। ठीक है, मुझे मान लो एक कंपाउंड बनाना है K4FeCN6। ठीक है, Hmm. सो वी हैव K4FeCN6। अब कहानी देखो क्या है। कहानी ये है, अब कहानी की, तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो पहली बात तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी मेरे पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स लिखा आएगा तो एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमारे पास ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये एक मेरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही है? ये मेरा कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये मेरा एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। तो आप ही Hmm. समझो कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है तो इसका क्या मतलब है? कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये एक साधारण आयन नहीं है, ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड का आयन है और एक बहुत ही बिग आयन है। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि Fe को साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाने होते हैं। और कैसे बॉन्ड बन रहे होते हैं बेटा? वो बॉन्ड बन रहे होते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड, coordinate bond. Are you understanding? So we are showing it with the help of an arrow. So this is going to be a coordinate bond. Are you understanding my point or not? Yes, sir. ठीक है, और जो ये K है तो आप सोच के देखो ये कैसा आयन है। हर कंपाउंड हमें पता है क्रिस क्रॉस से बनता है Na+ और Cl-1। तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास Na+ और Cl-1 है तो वी आर गोइंग टू हैव K+ और वी आर गोइंग टू हैव FeCN6-4। तो हमारे पास यहाँ चीज क्या है? हमारे पास यहाँ है Ck+1 और K+1 और FeCN6-4। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये K+ जो है वो मेरा कौन है? एक सिंपल आयन है। लेकिन जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। और इस कॉम्प्लेक्स आयन को बनाने में हेल्प किसकी लगती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। किसकी हेल्प लगती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कंसेप्ट समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो ये मेरा पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसकी उसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है। अगर मैंने लिखा FeCN6-4, आप ये देखिएगा इसमें Fe का चार्ज कैसा होता है? Fe का चार्ज इज अ मेटल आयन।
Fe का चार्ज इज अ मेटल आयन, और जो साइनाइड मेरे पास यहाँ है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देखो सी सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बी के पास कुछ नहीं होता, तो ए अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और बी ले लेता है, ऐसा नो? तो बी के पास जब ए वाला ही इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर जाके इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए। Yes, सो ma'am. व्हेन वी से कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास ए का ही एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, तो इसका क्या मतलब है बताइए? कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो ए का इलेक्ट्रॉन और मेरे पास क्या आ जाएगा? बी क्रॉस। सो व्हाट डज दैट मीन? जस्ट टेल मी। वी हैड दिस बॉन्ड एंड वी हैड दिस बॉन्ड। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ? तो यहाँ ए और बी के बीच में क्या आने वाला है? बॉन्ड आने वाला है। यहाँ ए और बी के बीच में क्या आने वाला है? बॉन्ड आने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो बी Yes, के ma'am. पास कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं ना, याद है ना, ये चीज मैंने सिखाई थी आपको। तो ए एरो बी हम करते हैं और हम बोलते हैं ए इज गोइंग टू बी माई डोनर एटम एंड बी हियर इज गोइंग टू बी माई एक्सेप्टर एटम। तो ए मेरा डोनर एटम है और बी मेरा एक्सेप्टर एटम है। बोलो है ना? तो द पॉइंट इज व्हाट? द पॉइंट इज कि मैम इसके अंदर अगर मैं लिगेंड्स की बात करी तो लिगेंड मेरे कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी वो किसका काम करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी वो डोनर का काम करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। सो दे आर donor species. Are we understanding the point or not? So they are basically going to be our donor species. Is the concept clear or not? Is the concept clear or not? Just tell me. Yes, ma'am. Got the point? तो कहानी Mm. देखिए क्या है यहाँ पे। तो कहानी हमारे पास ये है कि डोनर एटम का ही काम करेंगे, सही बात है, एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास ये स्पीशी बन जाए। तो आप मुझे बताओ कि अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है। ध्यान समझिएगा, मैंने बोला K4FeCN6, उसमें Fe जो है ना, Fe जो है, Fe हमारा एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स भरते हैं। साइनाइड कौन है? और डी ब्लॉक मेटल है एक तरीके से। साइनाइड एक प्रकार का लिगेंड है। और कितने लिगेंड्स हैं ऐसे? 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड्स हैं, ठीक है। और Fe के साथ कितने साइनाइड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? हर हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कर रहा है मुझे बताइए? हर साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो अगर डब्बे के अंदर जो मेटल है, डब्बे के अंदर जो मेटल है, अगर वो मेटल, ठीक है, अगर वो मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? So that is called as my coordination number. What do you mean by coordination number? Coordination number is the number of coordinate bonds formed inside the, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, विद द सेंट्रल मेटल एटम, विद द सेंट्रल मेटल एटम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा K2PtCl6। अब देखो, देख के समझ में आ रहा होगा कि मैम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मेरा कॉम्प्लेक्स आयन कहलाया जाएगा, और ये कभी भी अलग होने वाले नहीं है। मतलब PtCl6 ऐसा तगड़ा बॉन्ड बनाते हैं कि ये आपस में कभी भी अलग नहीं होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये अब एक फुल वन वन फैमिली मानी जाएगी, जिसको आप कभी भी अकेला अलग नहीं कर सकते। तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? के का चार्ज यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है? 1। तो ये 1 एक्चुअली किसकी वैलेंसी है? वो 1 एक्चुअली है के की वैलेंसी, और 2 एक्चुअली किसकी वैलेंसी है? तो दिस इज गोइंग टू बी K+1 एंड दिस इज गोइंग टू बी PtCl6 -2। बोलो है। सो दिस इज गोइंग टू बी K+1 एंड दिस इज गोइंग टू बी PtCl6। अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? Yes, तो ma'am. हमें यहाँ से ये चीज समझनी है, हमें यहाँ से ये चीज समझनी है कि मैम इस तरीके से हमारे पास एक स्पीशी ये आ गई।
Yes or no? So Yes, ma'am. what do you think from here? Just tell me. यहाँ से आप क्या समझते हो बताइए। बताइए कि मेरे पास यहाँ पे K+1 है और PtCl6 -2 है। Is the concept clear? Yes, ma'am. So what does that mean? What does that mean? That clearly means that clearly means what? देखिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है और इसके अंदर Pt मेरा मेटल एटम है, प्लैटिनम। देखो सीधी सी बात है, जिसका भी नाम 1 सेकेंड। ठीक है सर। अब देखो क्या Yes, चीज है। ma'am. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैडम यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। तो डब्बे के अंदर भी एक मेटल है। तो डब्बे के अंदर जो मेटल है वो मेरा कौन है? डब्बे के अंदर जो मेरा मेटल है वो मेरा कॉम्प्लेक्स आयन है। अभी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। Yes, तो ma'am. आप ये समझो कि डब्बे में ये जो है ये मेटल है और मेटल के साथ कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन इज बेसिकली क्लोराइड। तो जो 6 या 8 या 4 या 5 है वो मेरे कौन है? जो 6 या 8 या 4 या 5 है वो मेरे कौन है बताइए? वो मेरे लिगेंड्स है। वो मेरे लिगेंड्स है। एंड लिगेंड्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच। लिगेंड्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच हैं, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो फिर वो क्या करेंगे? वो बॉन्ड बनाएंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अगर वो बॉन्ड बना रहे तो कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो मैं इसको कैसे समझूंगी? मैं इसको ऐसे समझूंगी कि पीटी है और 6 Cl हैं और 6 के 6 Cl क्या करने वाले हैं? वो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताइए? सही है। और अगर वो इसके साथ 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम ये डब्बा था, देखो ये ऐसे लगता है, लिख रहे हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट है पर अंदर ये 6 के 6 क्लोरीन। तो जब मैं ऐसे PtCl6 लिख रही हूँ तो 6 के 6 क्लोरीन क्या कर रहे हैं? वो प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। वो प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। आवाज हो रही है? वो प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग कि देयर आर 3 क्लोराइड आयंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सो फॉर्म्ड the number of coordinate bonds so formed inside the coordination sphere, formed inside the sphere. Are we understanding this point? And this square bracket is going to be called as my coordination sphere. और coordination sphere कभी भी टूटता नहीं है। टूटने को क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? आयोनाइजेशन। So coordination sphere never gets ionized. Yes, ma'am. आयोनाइज का मतलब समझ आ रहा है कि कभी भी टूटता नहीं है. टूटता नहीं है। Any doubts in this? Yes or no? No, ma'am. बताइए, is this part clear or not? ठीक है? Any doubts in this or no? Just tell me. No, ma'am. Got it? तो आप ये समझो। और अब आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? डब्बे के बाहर जो भी आयंस है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द आयोनाइजेशन स्फीयर, तो आप क्या लिखोगे? जैसे मैंने लिखा K2PtCl6। तो डब्बा ये है। ये जो डब्बा है इसको हम क्या बोलते हैं? PtCl6। तो डब्बे के बाहर कौन है? पोटेशियम। तो वी आर गोना हैव K+ और 2 आयंस है और एक हमारे पास PtCl6 है और उस पे कैसा चार्ज है? -2 आयन है। बोलो है ना? सो व्हाट डज दैट मीन? जस्ट टेल मी।
व्हाट डज दैट मीन? तो वी आर गोना हैव K2PtCl6 और यहाँ पे मेरे पास है पोटेशियम। तो ये मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, ये मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है। इज द पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, तो ma'am. आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब भी हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास है CuNH3 होल्ड 4 SO4। अब क्या चीज है मुझे बताइए? व्हेन आई हैव दिस, यू गेट इट? व्हेन आई हैव दिस, व्हाट डज दैट मीन? जस्ट टेल मी, व्हाट डज दैट मीन? इट क्लियरली मीन्स कि मेरे पास CuNH3 होल्ड 4 SO4। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट क्लियरली मीन्स कि मैम मेरे पास यहाँ पे ये जो डब्बा है ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो हमेशा साथ रहेंगे, है ना? और इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है बताइए? इफ दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर whose कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर तो मेटल एटम है, और मेटल एटम क्या करता है? मेटल एटम, और यहाँ पे अमोनिया जो है, अमोनिया यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है। और लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास? 4। लिगेंड्स कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैम क्योंकि हमारे उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट बिकॉज दे हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट? बिकॉज दे हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास हो गया है 4। समझ में आई बात? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया है? 4। ठीक है। द पॉइंट इज कि हमें अभी क्या सीखे? पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और हमने सीखा कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर जितने लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गई बात? जितने लिगेंड्स बॉन्ड बनाएंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। सेकंड हमारे पास के अंदर क्या रहता है बताइए? सेकंड हमारे पास के अंदर क्या रहता है? दिस इज गोइंग टू बी वन पार्ट ऑफ इट। गॉट द पॉइंट? सेकंड हमारे पास यहाँ क्या है? देखिए, सेकंड हमारे पास आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स के टाइप कैसे होते हैं देखो। कभी कभी लिगेंड की एक कंडीशन होती है कि भाई उसके किसी एक एटम पे, लिगेंड एक मॉलिक्यूल हो सकता है और लिगेंड एक एटम भी हो सकता है। मैं बोल रही हूँ कि लिगेंड अगर एक मॉलिक्यूल है, और मैं बोल रही हूँ कि लिगेंड अगर एक एटम है, तो मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक एटम जिसपे लोन पेयर हो, या जो अकेला एटम है उसी के पास लोन पेयर हो, उसी के पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो वो डोनेट कर सकता हो, तो उसको हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड कौन है? लिगेंड एक ऐसी स्पीशी है, एटम या मॉलिक्यूल, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लॉजिकली समझो कैसे। मैंने बोला अमोनिया, अमोनिया में बताओ क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फिगरेशन 2 5 होता है। सो 1 2 3 4 5 हमारे पास हाइड्रोजन होता है, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? हमारे पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। और वो इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। बोलिए हाँ। तो ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि वी हैव NH H and H। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. तो द आइडिया है इज व्हाट, कि क्योंकि हमारे पास ये इस तरीके से बॉन्ड है, सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? जस्ट टेल मी कि मैम हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। कहने को ये पूरा मॉलिक्यूल लिगेंड है, पर पूरे मॉलिक्यूल में एक एटम ऐसा है जिसपे लोन पेयर है। तो लिगेंड पूरा है, पूरे मॉलिक्यूल को लिगेंड बोलोगे, लेकिन उसका कोई एक एटम ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और वो पूरा मॉलिक्यूल वहीं से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। समझ में आया? और वो पूरा एटम वहीं से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सो द Yes, ma'am. आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज व्हाट, जस्ट टेल मी
कि ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट, कि वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, पर इसके पास एक ही ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये एक बारी में कॉपर मान लो बीच में बैठा है, तो अमोनिया एक बारी में नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बना सकता है, बताइए है ना? है ना, क्योंकि yes ma'am, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मुझे फिर दूसरा अमोनिया लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अमोनिया के पास एक ही नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है। अगर मैं बोल रही हूँ NH3 तो यहाँ पे लोन पेयर है, अगर मैं बोल रही हूँ NH3 तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, बताइए है ना? अगर मैं बोल रही हूँ NH3 तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, और अगर मैं बोल रही हूँ NH3 तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, बोलो है ना? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नो, जस्ट। तो yes मुझे ma'am, अगर 6 बॉन्ड्स बनाने हैं तो मुझे 6 अलग अलग अमोनिया चाहिए। मुझे अगर 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो मुझे 4 अलग अलग अमोनिया चाहिए, बोलो है ना? yes ma'am, गॉट द पॉइंट? hmm, ठीक है। सो द आइडिया हियर इज व्हाट, द आइडिया हियर इज व्हाट, जस्ट टेल मी कि मैम जब भी हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, दिस इज गोइंग टू बी मोनो डेंटेट लिगेंड। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो डेंटेट लिगेंड? मोनो डेंटेट लिगेंड, डेंटेट मतलब होता है दांत। तो एक ऐसा एटम, है ना, एक ऐसा एटम जो क्या कर रहा है, एक ऐसा एटम जो क्या कर रहा है, मुझे बताइए कि मैम वी विल हैव अमोनिया और उसका एक नाइट्रोजन का एटम जो है वो कॉपर को पकड़ रहा है अपने लोन पेयर से। वो कॉपर को पकड़ रहा है अपने लोन पेयर से, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो मैं यहाँ hmm, से क्या समझू, मैं यहाँ से क्या समझू कि वो अगर कॉपर को पकड़ रहा है, सो द आइडिया हियर इज कि मैम कॉपर है एंड वी आर गोइंग टू हैव अमोनिया, कॉपर है एंड वी आर गोइंग टू हैव अमोनिया। लेकिन मान के देखो, मैं एक कंपाउंड देती हूँ, मैंने आपको बोला NH2, या फॉर एग्जाम्पल इससे भी बेटर मैं आपको कंपाउंड देती हूँ, मैंने दिया CH2 NH2 NH2 एंड वी हैव लोन पेयर। अब इस मॉलिक्यूल का नाम है इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। अब ये बार बार शॉर्टकट में इसको मैं बार बार EN बोलूंगी, इथाइलिन डाइअमीन का शॉर्टकट नाम क्या होता है बेटा, EN। पर आप देखो क्या इस स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन है, और हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हमेशा होता है। तो अब अगर मैंने बोला कि भैया कॉपर+2 के साथ बॉन्ड बना लें, तो क्या होगा देखो, CH2 उसके पास 2 NH2 हैं और दोनों पे ही एक एक लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, एक लोन पेयर इधर से बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर इधर से बॉन्ड बनाएगा। क्या ये एक मॉलिक्यूल है? हाँ। क्या ये मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है? हाँ। क्या हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हाँ। और क्योंकि हर एक के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इसका क्या मतलब है कि हर लोन पेयर नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, बोलो है ना? तो बॉन्ड तो 2 बने तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 हुआ, आया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 हो गया। लेकिन लिगेंड्स कितने इस्तेमाल हुए, लिगेंड्स कितने इस्तेमाल हुए, एक, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ये एक ही है कि हाँ कि ना, बताइए? मॉलिक्यूल तो ये एक ही है। कंसेप्ट समझ में आई बात कि नहीं? yes एनी डाउट्स इन दिस? अब मान के देखिए, मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल बनाया CH2 और यहाँ मैंने ले लिया NH2 का लोन पेयर, और यहाँ भी मैंने ले लिया NH2 का लोन पेयर। इसने भी बॉन्ड बना दिया और इसने भी बॉन्ड बना दिया, बताइए? तो टोटल बॉन्ड्स बन गए मेरे 4, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बोलो है ना? तो अगर मेरा ma'am, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 4। पर लिगेंड्स मेरे कितने इस्तेमाल हुए, लिगेंड्स मेरे इस्तेमाल हुए 2, क्योंकि हर लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाने लायक था। इस लिगेंड में एक एटम ये था जिसपे लोन पेयर था, और इसी पूरे बड़े मॉलिक्यूल में एक एटम ये था जिसपे दूसरा लोन पेयर था। तो दोनों ने ही एक बार में इस्तेमाल कर लिया। बस कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ बैठा है जिसपे लोन पेयर है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा कहाँ बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बीच में कम से कम 2 एटम्स का, कम से कम 1 और 2 एटम्स का गैप होना चाहिए, कम से कम 1 और 2 एटम्स का गैप होना चाहिए, कम से कम, बता, समझ में? तभी जाके वो ऐसे दोनों एक साथ यूज हो पाएंगे। अगर मैंने बोला NH2 लॉजिक देखो, अब हो क्या रहा है, मैंने एक कंपाउंड बोला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2,
नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। देखकर क्या लग रहा है कि मैम इसके इस मॉलिक्यूल पे भी NH2 है, इस मॉलिक्यूल पे भी NH2 है। बोथ NH2 कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, बोथ NH2 कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, बोलो है ना? यही तो यस लग रहा मैम। है देखकर। तो दोनों NH2 कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है। बट द पॉइंट हियर इज व्हाट, अगर दोनों NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए? कि मैम अगर दोनों NH2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, व्हाट डज दैट मीन? बोलो। कि बहुत बढ़िया, है ना? लेकिन दोनों NH2 के बीच में कोई भी एटम बीच में नहीं आया, मतलब एट अ टाइम ओनली वन NH2 विल बी यूज। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर कॉपर मान लो या कोई भी मेटल बीच में बैठा है, अब NH2 ने लोन पेयर बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो दूसरा NH2 को मुड़ के आना पड़ेगा ना। और वो मुड़ के आएगा कब? जब बीच में कोई दूसरा एटम होगा, तो वो बीच में दूसरा एटम एक हिंज का काम कर जाएगा। और जब दूसरा एटम हिंज का काम कर जाएगा तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब दूसरा एटम हिंज का काम कर जाएगा तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या होगा? बताइए। जब दूसरा एटम हिंज का काम कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? बोलिए। तभी तो वो बेंड कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बीच में कम से कम एक एटम का गैप तो हो। और प्रेफरेबल तब जब एक से ज्यादा हो। और प्रेफरेबल तब जब एक से ज्यादा हो। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बताइए। यस मैम। इज दिस पार्ट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है हमारे पास, इसका सिंपल मतलब ये है हमारे पास कि मैम जब भी हमारे पास इस प्रकार का एटम आएगा, we will have NH2, CH2, NH2, and we will have the copper plus 2 ion. Understood my point or not? Just tell me. यस मैम। सही बात है, बहुत हम्म। बढ़िया, है ना? लॉजिक समझा? तो अगर मैं बोलूं NH2, NH2, अब मुझे बता, इसको तू बाइडेंटेट बोलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि दो डोनेटिंग ग्रुप्स के बीच में कोई और एटम नहीं है। तो है, दिखने में दो लोन पेयर है इसमें, लेकिन फिर भी ये मोनो, मोनो मतलब वन, और डेंटेट मतलब दांत। तो ये है मोनोडेंटेट। और लेकिन अगर मैंने लिखा NH2, CH2, CH2, NH2, तो यहाँ NH2 पे क्या है? लोन पेयर है, तो इस पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है, तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा? बाई डेंटेट। बोलो है। तो दिस शैल बी कॉल्ड एज माई बाई डेंटेट आयन। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। सही है? यस मैम। यस और नो? यस मैम। एनी डाउट्स इन दिस? नो मैम। पक्का? सो दैट्स द आइडिया। ठीक है जी। तो दिस इज यस गोइंग टू बी मैम। द कॉन्सेप्ट। तो ये मेरा बाइडेंटेट है। अब सोच के देखो, ऐसे ही कोई मैं एटम बना दूं जिसके अंदर देखो, जैसे मैंने लिखा CH2, जैसे मैंने लिख देखो ऐसे कैसे, CH, मैंने लिखा CH2, N पे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, फिर मैंने लिखा N, और यहाँ मैंने लिखा CH2COO नेगेटिव, और यहाँ मैंने लिखा CH2COO नेगेटिव। एम आई राइट और नो? N पे लोन पेयर है और इस वाले N पे भी लोन पेयर है। क्या होगा इसका मतलब? कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा छोड़ो, उनका क्या सीन है? जिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा उनका क्या सीन है? उनका सीन सिंपल सा ये है कि मैम दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो ये डोनर एटम का काम कर सकते हैं। और अगर ये डोनर एटम का काम कर सकते हैं, मतलब इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर लोन पेयर है। फंडा समझ में आया? अगर ये डोनर एटम का काम कर सकते हैं, मतलब इनके ऊपर लोन पेयर है। कॉन्सेप्ट क्लियर?
और अब देख, एक डोनर एटम, ध्यान से देखना, एक डोनर एटम दूसरा डोनर एटम के बीच में दो एटम का गैप है, मतलब दोनों एक बारी में यूज हो सकते हैं। फिर देख, एक डोनर एटम और यहाँ पे डोनर एटम O है, O और N के बीच में फिर दो एटम्स हैं, तो ये दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। यहाँ O और ये N के बीच में फिर से दो एटम्स का गैप है, तो फिर से ये दोनों साथ यूज हो सकते हैं। इस N और इस O के बीच में कितने एटम्स का गैप है, एक और दो, तो ये भी दोनों साथ में यूज हो सकते हैं डोनेट करने के लिए। और इस N और इस O के बीच में भी दो एटम का गैप है, तो ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं टू डोनेट दी इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इज द पार्ट क्लियर? यस और नो? सो द आइडिया है इज व्हाट, कि मैम यहाँ पे 6 डोनर एटम्स हैं, तो ये कैसा लिगेंड हो गया मेरा, हेक्सा डेंटेट ligand. This is going to be a hexa dentate ligand. Understood my point or not? Just tell me that. Are you understanding? So this is going to be my hexa dentate ligand. कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? Are Yes, you ma'am. understanding? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से हम सिंपल सी एक बात समझ रहे हैं कि मैम हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी हेक्सा डेंटेट लिगेंड। तो इसका मतलब लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं? लिगेंड्स कैन बी मोनोडेंटेट, लिगेंड्स कैन बी बाइडेंटेट, लिगेंड्स कैन बी ट्राइडेंटेट एंड सो ऑन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ में आया? तो बाइडेंटेट लिगेंड कौन है? बाइडेंटेट लिगेंड इज वन विच हैज टू डोनर साइट। बाइडेंटेट लिगेंड इज वन विच हैज टू डोनर साइट्स। और ट्राइडेंटेट क्या हो जाएगा बच्चे? ट्राइडेंटेट व्हाट विल यू से? which has ligand which has a ligand which has 3 donor sites। सही बात है? सिमिलरली व्हाट विल यू से? अगर ये दरवाजा खोल दो, ये नेट है, फिर हम बोलेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड वो क्या होता है? लिगेंड विच हैज 4 डोनर साइट्स। एम आई राइट और नॉट? ऐसे ही हेक्साडेंटेट क्या होता है? तो मैक्सिमम एक लिगेंड हमारा, और व्हेन आई से हेक्साडेंटेट मतलब उसमें कैपेसिटी है कि वो 6 के 6 एटम्स को एक साथ। तो लिगेंड विच हैज 6 डोनर एटम, और वो 6 के 6 डोनर एटम्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आ रही बात? तो टेट्राडेंटेट में करेगा जो जो 4 के 4 एटम्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस और नो? एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं बताइए? Yes, ma'am. ठीक है जी। अब देखो, और बेस्ड अपॉन द चार्ज, अब लिगेंड्स के और टाइप कैसे होते हैं? तो लिगेंड, ये बात समझ आई, लिगेंड वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। और बेस्ड ऑन द चार्ज ये कैसे होते हैं? बेस्ड ऑन द चार्ज, बेस्ड ऑन द चार्जेस लिगेंड्स कैन बी ऑफ टाइप्स। एक तो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब जैसे मैंने बोला वाटर, जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया अमोनिया। तो वाटर एंड अमोनिया का क्या सीन है मुझे बताइए? वाटर एंड अमोनिया का क्या सीन है? ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, पर ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। यस और नो? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। यस और नो? सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? बताइए। कि मैम नाइट्रोजन पे लोन पेयर है एंड दैट इज बेसिकली यूजफुल। सिमिलरली व्हाट डू वी हैव? सिमिलरली वी हैव वाटर। तो वाटर में O है, तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका बताइए? वाटर में अगर हम दिखाएं तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास मान लीजिए वाटर है, तो वाटर में O है, O का एटॉमिक नंबर 8 है। तो कॉन्फ़िगरेशन
2 6 है, बोलो हाँ ना। अगर कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, इसका क्या मतलब है कि O के पास 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। और H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? H के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, H और H। सो एक ये बॉन्ड आ जाएगा और एक बॉन्ड ये आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बनने वाला है बताइए? मेरे पास बॉन्ड बनने वाला है ये वाला। सो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट? वी आर गोइंग टू हैव O H एंड H। और O क्या करता है बेटा? O अपने 2 लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर को अवेलेबल करा देता है कि भाई कोई एक लोन पेयर का तुम इस्तेमाल करो। दैट मीन्स क्या वाटर ओवरऑल न्यूट्रल है? हाँ, वाटर पे कोई नेट चार्ज तो है नहीं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो वाटर इज ओवरऑल न्यूट्रल, बट it has an atom, but it has an atom, but it has an atom जिसका क्या हाल है बताइए? जिसका क्या हाल है बताइए? which can donate electrons. Are you understanding my point or not? Just tell me. Yes, ma'am. Got the point? Yes, ma'am. तो ये मेरा न्यूट्रल भी है और ये मेरा मोनोडेंटेट लिगेंड भी है। मोनोडेंटेट लिगेंड भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए? ये मेरा न्यूट्रल भी है और ये मेरा एक मोनोडेंटेट लिगेंड भी है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। सो दैट्स द आइडिया। फंडा समझ में आया है नहीं बताइए? ठीक है जी। Yes, ma'am. ठीक है। और अगर मैंने लिखा Cl नेगेटिव, मतलब Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है मुझे बताओ? Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 25 और 287। तो अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसका क्या मतलब है? 287 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Cl नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास लोन पेयर्स भी हैं। सो देयर बाय व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? कि जो मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर है ना, Cl विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव चार्ज भी है पर लोन पेयर भी है। Br नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। I नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। और सीधी सी बात है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास लोन पेयर होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास लोन पेयर होगा ही होगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. हाँ जी। मैम आज 8:30 तक कर लेंगे क्या क्लास? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं तो अभी विद इन 5 मिनट्स आपको फ्री कर दूंगी।